जो कोरबा जिला है हमारा, ठीक है, उस जिले के अगर आधार पर बात करें हम लोग या कोरबा जिले के बारे में बात करें, तो देखिए इसकी जो संपन्नता है ना, वो अन्य जिलों से हमारी कई आगे है। ठीक है, पहला, जैसे कि मैंने बताया आपको कि कोरबा जिले को जाना जाता है उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि मध्यकाल के इतिहास में सबसे पहले कलचुरियों ने सबसे पहले जो अपना स्थापना किया, राजवंश को स्थापित किया, वो कोरबा में किया था, कुमार क्षेत्र में। ठीक है, साथ ही साथ अगर वर्तमान स्थिति के साथ देखेंगे या देखिएगा, तो वर्तमान स्थिति में सबसे ज्यादा रिवेन्यू मंडल्स में या खनिज में आपके कोरबा से आता है। ठीक है, यानी अगर आप बात करें कोयला के उत्पादन की या प्रोडक्शन की, तो वो सबसे ज्यादा होता है हमारे कहां से? कोरबा से होता है। ठीक है, यहाँ, हाँ, ये कहीं ज्यादा। ठीक है, सरगुजा उसके आसपास भी नहीं भटकता, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि रेवेन्यू के मामले में कोरबा सबसे ज्यादा आपका एक महत्वपूर्ण जिला है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है वो। ठीक है, दूसरे नंबर पर दंतेवाड़ा आता है, याद रखिएगा। दंतेवाड़ा के पास क्या है? आयरन है, याद रखिएगा। ठीक है, आयरन और, याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा जो है लोहा आपके दंतेवाड़ा से निकलता है। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा कि मिनरल्स के मामले में कोरबा सबसे आगे आता है, और किस कारण से? कोयला के उत्पादन में। ठीक है, दूसरे नंबर पर याद रखिएगा कि अगर हम भंडारण की या डिपॉजिट की बात करते हैं, तो कोल्ड डिपॉजिट आपके यहाँ सबसे ज्यादा है रायगढ़ में। ठीक है, सबसे ज्यादा जो डिपॉजिट है कोयले का, वो रायगढ़ में आता है, मान नदी क्षेत्र में आता है। प्रोडक्शन में कोरबा आता है। ठीक है, मतलब हम काफी तेजी से कोरबा से कोयला निकालते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कहां कहां पर ये पाया जाता है, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो कोरबा जिला जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण जिला है, याद रखिएगा। और इसके बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले इसकी कुछ घटनाओं पर, इसके कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, जो कि इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रशासनिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति और पर्यटन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत याद रखिएगा सबसे पहले कि कोरबा की स्थापना कब हुई है, तो याद रखिएगा राज्य के बनने से पहले ही कोरबा की स्थापना हो चुकी थी हमारे एमपी के सेक्टर में, यानी एमपी के होने के समय जो है कोरबा बन चुका था। ठीक है, अब अगर हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं, याद रखिएगा, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में याद रखिएगा पहले इसे जाना जाता था गौरागढ़ के नाम से। ठीक है, और बाद में जो है इसका नाम पड़ा कोरबा। और कोरबा जो नाम पड़ा है, याद रखिएगा, सामान्य तौर पर यह कहा जाता है, जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ मुख्य रूप से जो है पहाड़ी कोरबा का मुख्य निवास था ये क्षेत्र। ठीक है, ऐसे में जनजाति क्षेत्र का मुख्य निवास होने के कारण इस क्षेत्र को पहाड़ी कोरबाओं के संबंध में जोड़ा गया और इसका नाम रखा गया कोरबा जिला। ठीक है, अब इसको अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, याद रखिएगा, तो मिडवल हिस्ट्री के समय या मध्यकाल के इतिहास के समय छत्तीसगढ़ का जो औचित्य रहा है, वो अधिकांश किसमें रहा है? कलचुरियों का रहा है। ठीक है, ऐसे में अगर हम 900 एडी या 9वीं शताब्दी की बात करते हैं, याद रखिएगा, तो पाली के क्षेत्र में एक राजवंश रहा करता था जिसे कहते हैं बाणवंश। ठीक है, बाणवंश के शासक थे, याद रखिएगा, जो कि पाली में इनकी राजधानी हुआ करती थी, और इन्होंने बनाया था प्राचीन शिव मंदिर। याद रखिएगा, जब भी आप पाली के सड़क पर जाएंगे और जहां पर आप चैतुरगढ़ के लिए रास्ता कटते हैं, ठीक है, रास्ता एक कट जाती है राइट साइड में, चैतुरगढ़ वाला किला, और आप देखेंगे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहां पर एक शिव जी का मंदिर है। ठीक है, जस्ट सड़क के किनारे ही है, याद रखिएगा, वही शिव मंदिर है, याद रखिएगा, जो 9वीं शताब्दी का माना जाता है। ठीक है, तो कई ऐसे प्राचीन मंदिर है जो यह दर्शाते हैं कि कोरबा कितना प्राचीन क्षेत्र रहा है। ठीक है, तो वहां पर है बाणवंशी शासकों द्वारा बनाया गया एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। ठीक है, लेकिन इसी के साथ याद रखिएगा कि बाणवंशी को समाप्त करने वाला शासक जो कि कलजुरी शासक है, नाम है आपका शंकरगढ़। ठीक है, इनको बोलते हैं शंकरगढ़ मुक्त तुंग। ठीक है, शंकरगढ़ मुग्ध तुंग। ठीक है, और ये थे एमपी के क्षेत्र से। अब एमपी के क्षेत्र में याद रखिएगा कलचुरियों का जो वर्चस्व रहा है वो अलग अलग जगह पे रहा है। वही त्रिपुरी के जो कलचुरी थे वो जबलपुर में रहते थे, जबलपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर, 10 मील की दूरी पर रहते थे ये। ठीक है, अब उनके संबंध में ये जानकारी मिलती है कि शंकरगढ़ ने जो है बाणवंशी शासक विक्रमादित्य को हराकर इस क्षेत्र को जीत लिया था। ठीक है, और अपने भाइयों को जो है यहाँ पर शासन के लिए छोड़ दिया। परंतु उड़ीसा के जो सोमवंशी शासक थे, उन्होंने क्या किया? कलचुरियों को यहाँ पर समाप्त कर दिया। ठीक है, और फाइनली जो है जब 1000 ईस्वी की बात होती है, इस समय कलिंग राज ने क्या किया? यहाँ पर पुनः छत्तीसगढ़ में अपने राजवंश की स्थापना की और इसने तुम्माड़ को, कोरबा के तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, और इस तरीके से याद रखिएगा कोरबा का जो तुम्माड़ क्षेत्र है ये अपनी राजधानी के तौर पर जाना जाता है कि कलचुरियों की सबसे पहली राजधानी कहाँ रही है? तुम्माड़ रही है। ठीक है, हाँ, कलचुरियों का जो शासनकाल रहा है ये काफी लंबा रहा है, याद रखिएगा। ऐसे में हमें अगर ये याद रहे कि कलचुरियों के संस्थापक कौन है छत्तीसगढ़ में, कलिंग राज है, और अंतिम शासक कौन है, तो याद रखिएगा रघुनाथ सिंह। ओवरऑल अगर हम बोलते हैं तो मोहन सिंह का नाम भी लिया जाता है, याद रखिएगा, अंतिम शासक के तौर पर। कारण है कि ये जो समय है ना 1000 से 1741, ये रतनपुर का समय है। ठीक है, और एक आपको रायपुर का समय भी याद करना पड़ेगा। रायपुर का समय जो है वो 1758 तक चला जाता है, याद रखिएगा, 1758 तक। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका रायपुर के कलचुरी अलग समय तक, थोड़ा सा और लंबे समय तक रहे थे।
ठीक है। और उसके बाद ओवरऑल जो है मराठाओं का शासन आ गया और कलचुरी समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। इसके आगे देखिएगा, इसके आगे बात करते हैं हम लोग, एक शासक है यहाँ देखिएगा, इसी कलिंग राज के राजवंशों में बहारेंद्र शाह, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देखा कि रतनपुर के कलचुरियों पर जो है लगातार आक्रमणकारी आक्रमण करने वाले हैं, मतलब एक ऐसी संस्था है, ऐसी संघ का जिसमें बाहरी आक्रमण रतनपुर में क्षेत्र में हो सकता है। ऐसे में इन्होंने क्या किया, महारेंद्र शाह ने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी थी, राजधानी बदल दी, ठीक है, राजधानी ट्रांसफर कर दिया। अपना राजधानी जब बदला तो इसने राजधानी बना दिया किसको, कोसगई को, ठीक है। राजधानी किसको बनाया, कोसगई को। और ये कोसगई कहां पर है, फिर से कोरबा पहुंच गया। अभी रतनपुर में थे, रत्नदेव ने रतनपुर को बसाया, ठीक है। और उसके बाद फिर बहारेंद्र शाह आते हैं, राजा बनते हैं, और ये फिर अपनी राजधानी कहां उठा के ले आते हैं, कोरबा में, ठीक है, कोसगई। और कोसगई कहां पर है, कोरबा में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी धन संपदा कंप्लीट, जो पूरा का पूरा खजांची होता है इनका, ठीक है, पूरा ट्रेजर जो होता है इनका, ठीक है, ट्रेजरी, वो पूरा ट्रेजरी उठा करके कोसगई ले गए और वहीं पर पूरा का पूरा सिस्टम सेट कर लिया, ठीक है। इस प्रकार से जो है बहारेंद्र शाह ने फिर से कोरबा को राजधानी बना ली, उसकी कोसगई को बना लिया, ठीक है। और इसके बाद याद रखिएगा, नाम आता है कल्याण शाह का। इन्होंने क्या किया था, छत्तीसगढ़ को 18-18 गढ़ों में बांटा था। कल्याण शाह का नाम भूलिएगा मत, जमाबंदी प्रणाली के तहत, ठीक है। तो जो 18-18 गढ़ छत्तीसगढ़ को बांटा गया, ठीक है, 18-18 गढ़ों में बांटा गया। 18-18 गढ़ों में जब बांटा गया, ऐसे में कोरबा क्षेत्र में आपके 4 गढ़ बनाए गए, ठीक है, कोरबा में 4 गढ़ बनाए गए। पहला गढ़ था आपका कोसगई, दूसरा गढ़ था आपका मातिन, तीसरा गढ़ था आपका उपरोड़ा, और चौथा गढ़ था आपका लाफागढ़। इस तरह से जो है 18 गढ़ों में 4 गढ़ तो आपके कोरबा के रहे हैं, ठीक है। तो कोरबा अपने आप में ऐतिहासिक क्रमभूमि में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, कोरबा के 4 गढ़ थे, ठीक है, टोटल 18 गढ़ थे। शिवनाथ नदी के उत्तर की तरफ 18 गढ़, शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़। तो शिवनाथ नदी के उत्तर के जो 18 गढ़ थे ना, उन 18 गढ़ों में 4 गढ़ कौन सा था, कोरबा के 4 गढ़ थे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है 18-18 गढ़ों को, ठीक है। तो वो कोरबा के 4 गढ़ जो है ये है, याद रखिएगा, कोसगई, मातिन, उपरोड़ा और लाफागढ़, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है। जितने जिले में जितने भी गढ़ आते हैं ना, उनको प्रॉपर याद रखना है कि कौन कौन से गढ़ कहां कहां पर स्थित है, ठीक है। कल्याण शाह, हाँ, ये रतनपुर से थे, ठीक है, लेकिन गढ़ तो चुना कोरबा के, ठीक है। मतलब 18 गढ़ों को बस याद रखना कि कौन कौन से गढ़। अभी हम कोरबा के इंपॉर्टेंस को पढ़ रहे हैं, तो कोरबा में जो भी घटना होगी हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहारेंद्र शाह ने राजधानी परिवर्तित की, कोसगई बनाया, ठीक है। कल्याण शाह है, कल्याण शाह ने क्या किया, कोरबा के 18-18 गढ़ों में कोरबा के 4 गढ़ को जो है चुना, ठीक है, कोरबा से 4 गढ़ को चुना था, ठीक है। इसी प्रकार देखिएगा, इसके बाद जो है जैसे ही कलचुरियों का जब समय खत्म होता है, ठीक है, तो उसके बाद मराठाओं का शासन प्रारंभ होता है, ठीक है। और मराठाओं ने क्या किया था, याद रखिएगा, मराठाओं ने जो है कलचुरी प्रशासन को, यानी कलचुरियों का जो प्रशासन तरीका था, जो भी ये तरीके अपनाते थे, उसी प्रकार को फॉलो किया था आगे जाकर। मतलब इन्हीं के द्वारा जो है, मराठाओं के द्वारा कलचुरी प्रशासन को अपनाया गया, ठीक है। एक बेसिक बात है, याद रखिएगा, मराठा है और मराठा के बाद जो है कलचुरी प्रशासन को जो है अपना लिया गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, जब ये समय बदलता है और आधुनिक काल का समय आता है, ठीक है, और आधुनिक काल के समय जो है आपका मध्य प्रांत की स्थापना होती है 1861 में, सेंट्रल प्रोविंस का स्थापना हुआ, ठीक है। और इस समय जो है छत्तीसगढ़ जो स्टेट था, उसमें कितने जिले बनाए गए थे, एक आपका बनाया गया था बिलासपुर, दूसरा आपका रायपुर और तीसरा आपका संबलपुर, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 3 जिले बनाए गए थे और यहां पर पहले से ही बना हुआ था किसके साथ, यानी बिलासपुर और कोरबा एक हुआ करते थे, ठीक है। और एक समय के बाद याद रखिएगा 1998 में, ठीक है, कोरबा को अलग कर दिया गया बिलासपुर से। और याद रखिएगा, इसके साथ जो है जांजगीर चांपा बनाया गया था,
बिलासपुर से अलग करके कोरबा और जांजगीर चांपा बनाया गया, और ये समय था आपका 25 मई का 1998 1998 का। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा कोरबा की स्थापना हुई। ठीक है, अब जब कोरबा की स्थापना हुई तो अपने आप में एक तरीके से अगर छत्तीसगढ़ को बूस्ट करने या छत्तीसगढ़ के बारे में अगर आप इसको याद रखना चाहेंगे तो कई ऐसी चीजें हैं याद रखिएगा जो कोरबा इस बात को दर्शाता है कि अपने आप में जो है कोरबा अद्भुत है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बस एक बेसिक याद रखिएगा कि मध्य प्रांत में जो है बिलासपुर बना, और बिलासपुर के समय जो है कोरबा इसी के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, और 1998 आते हुए देखिए 1861 के बाद जो है सीधे 1998 यानी एक लंबा समय के बाद जो है बिलासपुर से कोरबा अलग किया गया और इस तरीके से आपका कोरबा बना है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, याद रखिएगा कि पहले कलचुरियों के समय में क्या हुआ, मध्यकाल के इतिहास में इसकी क्या जानकारी मिलती है, बाणवंश शासक के बारे में क्या जानकारी मिलती है, और उसके अलावा जो है कल्याण साहित्य के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, अब देखिएगा इसकी प्रशासनिक स्थिति की बात करें तो इसकी जनसंख्या जो है पॉपुलेशन लगभग 12 से 15 लाख यहां का पॉपुलेशन है। ठीक है, 12 से 15 लाख यहां के पॉपुलेशन है। ठीक है, साक्षरता प्रतिशत की बात करें, लिटरेसी रेट क्या है यहां का, तो लगभग 68% यहां का लिटरेसी रेट है। सेक्स रेशियो की बात करें, लिंगानुपात, तो याद रखिएगा 963 के आसपास जो है यहां का लिंगानुपात है। शहरीकरण की बात करें, अर्बन एरिया की बात करें यहां पर, तो अर्बन एरिया जो है लगभग 40% तक जो है ग्रोथ कर चुका है यहां का अर्बन एरिया। ठीक है, यानी शहरीकरण हो चुका है 40% एरिया पर। ठीक है, उसी के साथ याद रखिएगा कि यहां पर इसका जिला कोड क्या है, यहां का जिला कोड है CG12। ठीक है, CG12 याद रखिएगा। ठीक है, CG16 जो है ये कोरिया का है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय है कोरबा। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम तहसील की बात करें तो यहां पर 12 तहसील है। विकास खंड की बात करें तो यहां पर 5 विकास खंड है। नगर निगम एक है, वो है आपका कोरबा। सीमावर्ती जिले जो है यहां पर सीमावर्ती जिले, इसके आसपास 9 ऐसे जिले हैं, याद रखिएगा। और आपको याद रखना है कि कोरबा जिला जो है 9 जिलों को स्पर्श करता है, 9 जिले जो है इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है कोरबा जिला। ठीक है, तो ऐसे जिले जो सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करते हैं उसका नाम ही है कोरबा। ठीक है, क्योंकि कोरबा के अलावा कोई ऐसा छत्तीसगढ़ का जिला नहीं है जो इतने सारे बाउंड्री या इतने सारे जिलों को टच करता हो। तो ये आपका भुआवशित जिला है, याद रखिएगा। और भुआवशित जिला के साथ एक बात ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल में लार्जेस्ट या एरिया वाइज जो है सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, ये पॉइंट समझ पा रहे हैं, एरिया वाइज जो है कोरबा सबसे बड़ा जिला है, याद रखिएगा। किस प्रकार की कंडीशन में, भू-अवस्थित में। ठीक है, अब भू-अवस्थित किसे कहते हैं, जो अपने ही जिलों से लॉक्ड हो, याद रखिएगा। ठीक है, अपने ही आसपास के जिले से लॉक्ड हो जाए, किसी बाहर के किसी राज्य को टच ना करता हो, तो ऐसे जिले के प्रकार में कोरबा जो है सबसे लार्जेस्ट जिला है, याद रखिएगा, एरिया वाइज। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम लोग कॉमन बिना कंडीशन की बात करेंगे, याद रखिएगा, तो बीजापुर का नाम आएगा। अगर आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो बीजापुर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का भू-अवस्थित जिला सबसे बड़ा कौन सा है तो कोरबा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो है आपको याद रखना है नगर निगम एक कोरबा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और नगर पालिका परिषद, इसकी संख्या यहां पर 2 है, याद रखिएगा। एक है आपका दीपका और दूसरा है कटघोरा। दीपका और कटघोरा का नाम। ठीक है, ये 2 नगर पालिका परिषद यहां पर है, एक दीपका क्षेत्र है और दूसरा कटघोरा क्षेत्र है। ठीक है, अब इसी के साथ जो है आपको देखना यह है कि कौन कौन से जिलों को ये टच करता है। तो देखिए
अब देखिए कितने जिलों को टच करता है, इसके आसपास के जिलों के बारे में देखिएगा। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं एमसीबी। ठीक है, एमसी के बगल में है आपका कोरिया। कोरिया के पास आप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा बनता है वो है आपका सूरजपुर। सूरजपुर के पास का हिस्सा है आपका सरगुजा। ठीक है, सूरजपुर के उत्तर में आता है बलरामपुर, ये सरगुजा का हिस्सा है। ठीक है, ये हिस्सा है आपका रायगढ़, रायगढ़ का हिस्सा। ऐसा देखते जाइएगा पूरी तरीके से। ठीक है, रायगढ़ के पास यहां पर जाएंगे तो ये है आपका शक्ति, ये है आपका जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा से इस तरफ आएंगे तो आपका बिलासपुर, और बिलासपुर के बाद यहां पर आएंगे तो ये है आपका जीपीएम। ठीक है, गोरिल्ला पेंड्रा बरवाही। तो कैलकुलेट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इस प्रकार से 9 जिलों को टच करता है आपका यह क्षेत्र। याद रखिएगा। इस तरीके से जो है आपका यह क्षेत्र बनता है, और इस कोरबा के अंतर्गत जो है ये प्रशासन पृष्ठभूमि बनकर आता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहां पर जो है विधानसभा क्षेत्र कितने हैं। विधानसभा क्षेत्र, तो याद रखिएगा यहां पर जो विधानसभा क्षेत्र है उनकी संख्या 4 है, 4। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र है इसके अंतर्गत, तो याद रखिएगा रामपुर, रामपुर क्षेत्र, दूसरा है आपका कोरबा, तीसरा है आपका पाली, और चौथा है आपका कटघोरा। ठीक है, रामपुर, कोरबा, पाली और कटघोरा क्षेत्र, ये सभी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ याद रखिएगा कि इसमें लोकसभा क्षेत्र कितने हैं, तो याद रखिएगा यहां लोकसभा क्षेत्र है 1, और वो है आपका कोरबा। ठीक है, तो लोकसभा जो है आपका एक ही है, सीट एक ही है यहां पर, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रशासन पृष्ठभूमि, जहां पर हमने देखा कि कोरबा के अंतर्गत जो है आपका जनसंख्या, साक्षरता प्रतिशत क्या है, यहाँ पर लिटरेसी रेट क्या है, लिंगानुपात, शहरीकरण, जिला कोड, मुख्यालय। ठीक है, उसके बाद हमने देखा तहसील की संख्या कितनी है, 12। ठीक है, 12 तहसील काफी ज्यादा होते हैं, और इन क्षेत्रों में आपको 12 तहसील देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 5 विकासखंड, नगर निगम की संख्या 1, नगर पालिका परिषद की संख्या 2, सीमावर्ती जिले की संख्या 9, भूआशी जिलों में जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है। विधानसभा की संख्या कितनी है, 4 है। लोकसभा की संख्या आपकी 1 है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा इसकी भौगोलिक स्थिति देखिएगा। ठीक है, भौगोलिक स्थिति में क्या क्या जानने को मिलता है इसके अंतर्गत, तो देखिएगा भौगोलिक स्थिति या ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर इसे कहा जा सकता है। समझिएगा कि कोरबा का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत वो कौन से एरिया में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा इसका जो भौतिक संरचना है, भौतिक संरचना भौतिक संरचना के अंतर्गत या फिजिकल जो इसका स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत ये महानदी बेसिन का हिस्सा है। महानदी बेसिन के अंतर्गत या छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आता है ये हिस्सा। ठीक है, महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत। ठीक है, अब इसके अलावा याद रखिएगा कि यहां पर मुख्य रूप से कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, भूगर्भिक संरचना कौन सी है इसकी चट्टान या भूगर्भिक संरचना, तो याद रखिएगा यहां पर मुख्य रूप से गोंडवाना चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, गोंडवाना चट्टानें याद रखिएगा। साथ ही साथ जो है यहां पर कुछ क्षेत्रों में दक्कन ट्रैप का चट्टान भी पाया जाता है। ठीक है, दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं, और कहीं कहीं पर जो है कड़प्पा की चट्टानें भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मुख्य रूप से जो है यहाँ पर गोंडवाना और दक्कन ट्रैप मुख्य रूप से पाई जाती है। अब इसके कारण याद रखिएगा यहाँ की संरचनाओं के कारण जो है यहाँ जो खनिज पाया जाता है उसमें अधिकांशतः कोयला पाया जाता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ जो है आपका बॉक्साइट पाया जाता है, और कहीं कहीं पर हो सकता है आपका चूना पत्थर। ठीक है, लेकिन मुख्य तौर पर क्या पाया जाता है, कोयला और बॉक्साइट मुख्य क्षेत्र है, याद रखिएगा। कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है ना, उसी प्रकार बॉक्साइट पाया जाता है यहाँ पर। तो कुछ क्षेत्र का नाम याद रखिएगा जहां पर ये पाए जाते हैं, जैसे दीपका,
गेवरा, कुसमुंडा, रामपुर, मुकुंद घाट, मुकुंद घाट, ठीक है, नाम याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, मुकुंद घाट को। दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, रामपुर और कोरबा, हसदेव, रामपुर बेसिन, ये सभी कोयला उत्पादन वाले क्षेत्र हैं, याद रखिएगा, ठीक है। दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, रामपुर, कोरबा, हसदेव, रामपुर बेसिन, ये सभी, और मुकुंद घाट स्पेशली। मुकुंद घाट जो है याद रखिएगा, अंडरग्राउंड माइनिंग में सबसे बड़ा खदान है इस पूरे एरिया का, ठीक है। मुकुंद घाट जो है एक मशीनरी लेवल पर, ठीक है, यांत्रिक या मशीनरी लेवल पर सबसे बड़ा माइंस है, याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा, गेवरा को और कुसमुंडा को पूरे विश्व में पहला खदान और चौथे खदान का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। पूरे विश्व में खदान के प्रोडक्शन के आधार पर और उसकी क्वालिटी के आधार पर जो है गेवरा और कुसमुंडा को पहला और चौथा स्थान मिला हुआ है, ठीक है, इस पूरे माइनिंग के लेवल पर, ठीक है। और मुकुंद घाट जो है ये सबसे बड़ा यांत्रिक खदान है, याद रखिएगा। भूमिगत है ना, अंडरग्राउंड सबसे बड़ा भूमिगत यांत्रिक खदान, ठीक है। भूमिगत मतलब जमीन के अंदर जो है पूरा का पूरा माइनिंग होता है यहाँ पर, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा माइन है आपका मुकुंद घाट, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा जो है बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलता है, तो अभी आपका पुटका पहाड़, अभी आपका जो एग्जाम हुआ था अभी आबकारी आरक्षक का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पुटका पहाड़ किस जिले में है जहां पर बॉक्साइट निकाला जाता है, ठीक है। बॉक्साइट के लिए मुख्य रूप से किस पहाड़ को जाना जाता है, तो पुटका पहाड़, याद रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपका पवनखेड़ा और केरता पहाड़, याद रखिएगा, ये सभी बॉक्साइट वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। बॉक्साइट का उत्पादन इन क्षेत्रों से होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो खनिज के बारे में इतना याद रखिएगा कि कोयला और बॉक्साइट जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर निकाला जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जो है अगर हम मिट्टी, यहाँ पर क्षेत्र के मिट्टी की बात करें, ठीक है, तो मुख्य तौर पर याद रखिएगा इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो है आपका लाल पीली मिट्टी। यहाँ की जो फसल है, क्रॉप है, वो होती है अधिकांशतः धान, ठीक है। देखिए यहाँ पर कृषि का काम थोड़ा कम होता है, यहाँ पर खनिज का काम ज्यादा होता है, ठीक है। आपको बता दूं, अगर आए दिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ का कोयला उत्पादन क्षेत्र इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि आए दिन जो है ना यहाँ के खेतों को अधिग्रहित करके, ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं, एससीएल ले लेता है और एससीएल लेकर क्या कर रहा है, उससे कोयला निकाल रहा है, ठीक है। तो नौकरी दे रहा है लोगों को, तो लोगों को, आपको यहाँ पर फसल कम मिलेगा, आपको ज्यादातर क्या मिलेगा कि लोग अपनी जमीन एससीएल को दे रहे हैं, बोले कि ले लो और हमको नौकरी दे दो, और लोगों को नौकरी मिल रही है यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे कई क्षेत्र, खासकर कौन सा, गेवरा और कुसमुंडा, यहाँ का कोई भी जमीन नहीं बचा है, ठीक है। यहाँ पर आप जाएंगे तो कोई भी जमीन जो है अब आपके नाम पर नहीं है, वो किसका हो चुका है, एससीएल का हो चुका है, ठीक है। तो इसका कारण है यहाँ सभी काफी मोटे परत के तौर पर जो है कोयले का प्रोडक्शन या कोयला का डिपॉजिट है इस क्षेत्र में, ठीक है। तो कोयला की अधिकता होने के कारण ये अधिकांशतः फसल कम होकर खनिज का उत्पादन ज्यादा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है, मुख्य नदी, तो याद रखिएगा यहाँ की मुख्य नदी है हसदेव नदी, ठीक है। हसदेव नदी जो है यहाँ की मुख्य नदी है, याद रखिएगा। पूरा पानी, चाहे वो फसल से संबंधित हो, चाहे वो किसी इंडस्ट्रियल एरिया से संबंधित हो, लोगों को पूरा पानी यही देता है, कौन, हसदेव नदी देता है यहाँ का, ठीक है। इसी के साथ याद रखिएगा यहाँ पर वाटरफॉल कौन कौन से हैं, जलप्रपात, तो यहाँ जलप्रपात है, याद रखिएगा, केंदई वाटरफॉल, और दूसरा है आपका देवप्रहरी, देवप्रहरी, ठीक है। ये दो वाटरफॉल है, याद रखिएगा, केंदई नदी पर है केंदई वाटरफॉल और चोरनई नदी पर है देवप्रहरी, ठीक है। चोरनई नदी, चोरनई नदी पर, ठीक है, कोरबा के अंतर्गत, याद रखिएगा देवप्रहरी वाटरफॉल है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा इसके अलावा जो है इसके संबंध में और क्या क्या जानकारी मिलती है, तो मुख्य रूप से याद रखिएगा इनके क्षेत्र में, ठीक है, अगर हम इनके पहाड़ों की बात करें तो यहाँ पर दो मुख्य पहाड़ हैं, एक है आपका छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ठीक है,
छुरी उदयपुर की पहाड़ी याद रखिएगा, यह आपका पूरा विस्तार है। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा लाफागढ़ का क्षेत्र, ये आता है आपके पेंड्रा लोरमी के पठार के अंतर्गत। ठीक है, पेंड्रा लोरमी के पठार के अंतर्गत आता है लाफागढ़ का क्षेत्र। ठीक है, और छुरी उदयपुर की पहाड़ी कोरबा से लेकर पूरा का पूरा रायगढ़ तक फैला हुआ है, या देखिएगा ये दो पहाड़ मुख्य रूप से विस्तृत हैं आपके कोरबा के क्षेत्र में। छोटे छोटे तो कई पहाड़ हैं, याद रखिएगा, लेकिन मेनली दो बड़े पहाड़ या दो उनके बड़ी जानकारियां मिलती है, वो है आपके छुरी उदयपुर की पहाड़ी और लाफागढ़ का पेंड्रा लोरमी के पठार से संबंधित पूरा का पूरा क्षेत्र। ठीक है, अब इसके अंदर देखिएगा, अगर हम लोग इसके कुछ मुख्य बातों की बात करें तो इसके अंतर्गत याद रखिएगा कि भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत अगर आप कोरबा को देखेंगे तो आपको अधिकांशतः यह जानकारी मिलेगी कि यह क्षेत्र जो है न केवल भौतिक रूप से विस्तृत है, इसके साथ साथ जो है आर्थिक रूप से भी काफी ज्यादा विस्तृत हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र हैं, याद रखिएगा, जैसे बाल्को, ठीक है, एनटीपीसी, ठीक है, उसी प्रकार सीपेट, याद रखिए कई ऐसे आधुनिक क्षेत्र के तौर पर जो है इस क्षेत्र को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, चलिए मैप में देखते हैं इसको, भौगोलिक स्थिति के बाद मैप में देखिएगा। ठीक है, ठीक है, देखिएगा तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपका कोरबा क्षेत्र। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दो नेशनल हाईवे आते हैं, याद रखिएगा, कोरबा के क्षेत्र में दो नेशनल हाईवे आते हैं। ठीक है, अब ये दो नेशनल हाईवे कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखिएगा, पहले तो इसके आसपास के जिलों को देखिए, कौन कौन से जिला इसके आसपास है। तो सबसे पहले देखिएगा ये वाला हिस्सा जो है वो है आपका एमसीबी का हिस्सा। ठीक है, उसी के पास है आपका कोरिया का हिस्सा, कोरिया के बाद जो है आपका ये है सूरजपुर। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, याद रखिएगा, ये है आपका सरगुजा का हिस्सा। ठीक है, इस तरफ आएंगे तो ये आपका रायगढ़ का क्षेत्र आ गया। रायगढ़ के दक्षिण के क्षेत्र में जाएंगे, याद रखिएगा, तो यहां से आपका शक्ति का हिस्सा आता है। इस तरफ जाएंगे तो ये है आपका जांजगीर चांपा, और इस तरफ आएंगे तो ये है आपका बिलासपुर का क्षेत्र, और ये वाला हिस्सा है आपका, याद रखिएगा। ठीक है, जब गोरेला पेंड्रा बरवाही को 2020 में बना रहे थे तो याद रखिएगा इस क्षेत्र में आपका पसान का क्षेत्र को थोड़ा सा हिस्सा को मिला करके गोरेला पेंड्रा बरवाही को दिया गया है, यानी कोरबा का भी कुछ हिस्सा गोरेला पेंड्रा बरवाही में चला गया है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा या कोई मुख्य हिस्सा नहीं देने के कारण ये नाम इसको नहीं मिला है, वरना अगर कोई मुख्य क्षेत्र चला जाता तो होता कि गोरेला पेंड्रा बरवाही के साथ कोरबा का भी कुछ हिस्सा गया है, ये बार बार आपको बताया जाता। ठीक है, लेकिन जब ये बंटवारा हो रहा था तो यहाँ का कुछ हिस्सा, थोड़ा हिस्सा जो है आपकी गोरेला पेंड्रा बरवाही को भी मिला है। ठीक है, बस ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए, तो देखिएगा कोरबा क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके नेशनल हाईवे को देखेंगे तो नेशनल हाईवे जो है, यहाँ का जो नेशनल हाईवे है, याद रखिएगा, सरगुजा क्षेत्र से सड़क आती है सूरजपुर से होते हुए, सबसे पहले जो है, याद रखिएगा, ये जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं चोटिया। ठीक है, नाम याद रखिएगा, चोटिया। चोटिया के बाद जो है आप पहुंचते हैं, याद रखिएगा, पोड़ी उपरोड़ा, और उसके बाद पहुंचते हैं आप कटघोरा। कटघोरा के बाद जो है, याद रखिएगा, आप पहुंचते हैं पाली, और पाली के बाद आप पहुंचते हैं रतनपुर, और ये बिलासपुर का सड़क हो गया। ठीक है, और ये जो रूट है इसे बोलते हैं NH 130। ठीक है, NH 130। अब एक दूसरा रूट है, याद रखिएगा, जो आता है कटघोरा से कोरबा,
कोरबा से जो है जांजगीर चांपा की तरफ, याद रखिएगा इसे कहते हैं NH 149 बी। ठीक है, NH 149 बी आपका ये सड़क है जो कि कटघोरा, कोरबा, उसके बाद जो है आपका जांजगीर चांपा की तरफ जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दो मुख्य सड़कें हैं, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा तहसीलों की बात करते हैं, कौन कौन से तहसील यहाँ पर मुख्य रूप से है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें तीन तहसील तो आपको, चार तहसील तो यहाँ पर कॉमन दिख रहे होंगे, कोरबा, कटघोरा, ओडी उपरोड़ा और पाली। ठीक है, इसके बाद देखिएगा और कौन कौन से तहसील आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कोरबा से थोड़ा सा उत्तर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर है आपका दर्री, दर्री क्षेत्र। ठीक है, इसी रूट पर आगे आएंगे तो यह है आपका हरदी बाजार। थोड़ा आगे जाएंगे तो यह है आपका दीपका, दीपका क्षेत्र। ठीक है, इसी रूट से अगर आप इस तरफ आएंगे तो यह है आपका करतला, करतला। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अभी जो नए तहसील बने हैं उसमें अजगर बहार और एक नाम है भैंसवा, भैंसवा। हाँ, ठीक है, भैंसवा तहसील, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है बाकी जितने भी आपको क्षेत्र दिख रहे हैं, जैसे कि जीपीएम की तरफ से अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये है आपका पसान, पसान तहसील। ठीक है, तो जितने भी तहसील देखिए उसमें 5-6 तहसीलें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी तहसील हैं उनमें 5-6 तहसील सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके बाद जैसे अजगर बहार हो गया, ठीक है, भैंसवा हो गया, ये सभी नए तहसीलों में काउंट होता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ याद रखिएगा इसके 5 विकास खंड है, मतलब मुख्य तहसीलों का बात करें, कोरबा हो गया, ठीक है, दीपका हो गया, पाली हो गया, कटघोरा हो गया, ये मुख्य विकास खंड है इसके अंतर्गत, याद रखिएगा। ठीक है, 5 विकास खंड है और 12 तहसील आते हैं इसमें। ठीक है, टोटल 12 तहसीलें हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके अलावा जो है एक तहसील और याद रखिएगा जिसे कहा जाता है बरपाली। ठीक है, बरपाली। तो ये थे टोटल 12 तहसीलों का क्षेत्र, याद रखिएगा, टोटल 12 तहसील। ठीक है, अब उन टोटल 12 तहसीलों में आपको याद रखना है कि सभी तहसीलों में मुख्य तहसील या मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत याद रखिएगा आपको 5 विकासखंड और 12 तहसीलों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोरबा के क्षेत्र में कितने 12 तहसील है और 5 विकासखंड है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आने वाले पर्यटनों को देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से पर्यटन पुरातात्विक क्षेत्र या फिर आपके प्राकृतिक क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ नामकरण करते हैं, देखिएगा क्या क्या आपको पढ़ना है इसमें, क्या क्या टॉपिक आता है इसमें कोरबा के क्षेत्र में। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा इसके अंतर्गत है लेमरू। ठीक है, लेमरू, इसको मत भूलिएगा। 2019 में लेमरू को जो है आपका एलिफेंट रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, उसी प्रकार सतरेंगा, ठीक है, पर्यटनों में सतरेंगा का नाम, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मॉरिशस कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार जो है आपका अन्य क्षेत्रों की बात करें, याद रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिएगा बुका जलाशय, बुका डैम कहते हैं, छत्तीसगढ़ का मॉरिशस कहलाता है बुका डैम। ठीक है, बुका डैम को छत्तीसगढ़ का मॉरिशस कहते हैं। एक कंपेरिजन करते हैं, याद रखिएगा, उस प्रकार की सौंदर्यता आपको बस देखने को बस मिलती है, याद रखिएगा, बुका डैम की तरफ। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा यहां पर आपका तुम्बान, तुम्बान को पढ़ेंगे, पुरातात्विक क्षेत्र के इंपॉर्टेंस या फिर हमारे मध्यकाल या कलचुरी के संबंध में ये जानकारी देता है। ठीक है, उसी प्रकार जो है आपका लाफागढ़, चैतुरगढ़, लाफागढ़, चैतुरगढ़। ठीक है, एक एक करके सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, और उसके अलावा हम देखेंगे इस क्षेत्र में कोसगई के बारे में, जो कि हमने बताया था भारेंद्र शाह के बारे में, तो कोसगई के बारे में हम यहाँ पर याद करने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा मंदिरों की कुछ बात करते हैं, तो कंकेश्वर शिव मंदिर, मड़वा रानी,
ठीक है, कंकेश्वर शिव मंदिर, मड़वा रानी, ठीक है। और इसी के साथ जो है पाली के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। पाली में कई ऐसे पुरातात्विक क्षेत्र हैं और मंदिर या धार्मिक क्षेत्र आता है, ठीक है। पाली क्षेत्र याद रखिएगा। इसी प्रकार याद रखिएगा कि कुदुरमाल, कुदुरमाल मेला के संबंध में और अन्य कई जो टॉपिक है उनके अंतर्गत हम देखेंगे कुदुरमाल क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो ये एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आर्थिक क्षेत्र के रूप में, इसके अलावा जो है हम आर्थिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और सामाजिक स्थिति के बारे में बात करेंगे इसके बाद, ठीक है। जैसे कहां कहां पर बाल्को है, कहां पर एनटीपीसी है, कहां पर दोदरा ग्राम है, ठीक है। सीपेट कहां पर स्थापित किया गया है, वो सभी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। एल्युमिनियम पार्क यहाँ पर कहां पर है, ठीक है, एल्युमिनियम पार्क बनाया गया है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाया जा रहा है, याद रखिएगा, कोरबा अभी, ठीक है, प्रोसेस में है, प्रस्तावित है यहाँ पर, ठीक है। तो कई ऐसे आर्थिक क्षेत्र यहाँ रखिएगा जो यहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं कोरबा के आसपास क्षेत्रों में। फिर उसके अलावा जो है माइनिंग कहां कहां पर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कई ऐसे क्षेत्र यहाँ रखिएगा, हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, लेकिन स्टार्ट करेंगे लेमरू से, ठीक है। लेमरू के बारे में याद रखिएगा, जो लेमरू है इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा लेमरू जो है आपका दर्री से उत्तर की तरफ, ये जगह है आपका लेमरू का, ठीक है। और लेमरू क्यों फोकस में है या क्या खास बात है, याद रखिएगा। इसे कहते हैं हाथी अभ्यारण्य या संरक्षण क्षेत्र, ठीक है, एलिफेंट रिजर्व एरिया, याद रखिएगा। इसे कब घोषित किया गया है, 2019 में, याद रखिएगा, ठीक है। और ऐसे आधार पर याद रखिएगा लेमरू को जब घोषित किया गया या लेमरू को बनाया गया, ठीक है, तो हाथी वन जीव अभ्यारण्य के तहत से बनाया गया 2019 में, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है ये है आपका एरिया जो है 1995 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है, ठीक है, 1995 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ, ठीक है। मुख्य रूप से जो है कौन कौन से क्षेत्र को शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत 3 मुख्य क्षेत्र आते हैं। एक आपका कोरबा, दूसरा आपका कटघोरा, तीसरा आपका सरगुजा और चौथा आपका धर्मजयगढ़। हाँ, इसका विस्तार इस क्षेत्र में दिख रहा है, लेमरू, सरगुजा, ठीक है। और इसका विस्तार उधर कटघोरा, ठीक है, और इधर से होते हुए आपका रायगढ़ का धर्मजयगढ़, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इतना बड़ा एरिया को जो है हाथी वन संरक्षण क्षेत्र बनाया गया है, वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र बनाया गया है, ठीक है, ताकि हाथियों को इस क्षेत्र में रखा जा सके। अगर उनके एरिया को छोटा कर देंगे ना, तो उनका एरिया अगर छोटा हुआ तो वो आपके घर में घुसेंगे, यानी उनको छोटा एरिया कभी पसंद ही नहीं आया। हाथी लोग जो है छोटे एरिया में कभी नहीं रह सकते, आज यहाँ है तो कल 5 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर दूर या 20 किलोमीटर दूर में रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से उनका एरिया बहुत बड़ा कवर करना पड़ता है। और ऐसे में बघेल सरकार के समय 2019 में इसे घोषित किया गया हाथी वन संरक्षण क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्य भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो लेमरू का नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हाथियों को हमारे यहाँ कहाँ संरक्षित किया जा रहा है, लेमरू में, ठीक है, कोरबा के अंतर्गत आता है। मुख्य क्षेत्र इसका क्या है, कोरबा है, लेकिन जोड़ने के लिए जो है इसके 4 क्षेत्र को जोड़ा गया है, कोरबा, कटघोरा, उसके बाद सरगुजा और धर्मजयगढ़ रायगढ़ का, ठीक है। तो लेमरू के लिए इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा बात करते हैं सतरंगा की, ठीक है, सतरंगा। तो याद रखिएगा सतरंगा जो क्षेत्र है इसे कोरबा का या ओवरऑल कोरबा में स्थित है, याद रखिएगा सतरंगा, ठीक है। लेकिन मेनली याद रखिएगा इसे छत्तीसगढ़ का गोवा कहते हैं, ठीक है, सतरंगा को छत्तीसगढ़ का गोवा कहते हैं, ठीक है। तो ये बस याद रखने वाली बात है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का गोवा कहलाता है सतरंगा क्षेत्र, ठीक है। अब इसके बारे में बस एक बात ध्यान रखिएगा, एक्चुअल में सतरंगा है क्या चीज, ठीक है। तो देखिए इसमें नदी देखिएगा, ये नदी है जो कि हाँ हाँ एक्चुअल बेसिक वही है। सतरंगा क्या है कि आप नाव में बैठिए, घूम कर आइए, ठीक है। अब इसके बारे में आप जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में सतरंगा क्या है। देखिए एक्चुअल में क्या है, ये है आपका कोरिया से नदी निकलती है और एमसीबी जाती है और इस तरीके से होते हुए ये गुजरती है, ठीक है। और ये नदी है आपकी हसदेव नदी, ठीक है। हसदेव नदी जो है, हसदेव नदी जो है, ठीक है, ये जब यहां से गुजरती है तो यहीं पर कोरबा के पास ना इस पे डैम बनाया गया है, ठीक है, एक डैम बनाया गया है, बांध बनाया गया है। अब ये जो बांध बनाया गया है
ये बांध है आपका बांगो बांध, जिसको कहा जाता है मिनी माता बांध, ठीक है, या हसदेव बांध भी कहते हैं, मिनी माता या हसदेव बांध कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसी बांध का एक किनारा है सतरंगा, ठीक है, उसी बांध का एक तरफ का हिस्सा है सतरंगा कहलाता है। तो सतरंगा कहां पर हुआ? इसी बांगो बांध का जो है एक किनारा कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सतरंगा क्षेत्र को जो है इस प्रकार से थोड़ा पर्यटन के तौर पर जो है लोग विकसित किए हैं, और यहीं पर जो है इसे इसके जो प्राकृतिक खूबसूरती है उसको देख करके कहा गया कि छत्तीसगढ़ का गोवा कहलाता है, ठीक है। बांगो का एक किनारा है, पानी जैसे बांध तो देखा है आपने, ठीक है, तो पानी का जो हिस्सा होता है वो एक प्राकृतिक सुंदरता दिखती है उसमें, नेचुरल ब्यूटी जिसे कह सकते हैं, याद रखिएगा। तो एक प्रकार से नेचुरल ब्यूटी के तौर पर जो है पानी, वातावरण, इस प्रकार के तरीके, और फिर सरकार के द्वारा बोटिंग का पूरा एक्सपीरियंस, ठीक है, तो उस प्रकार के एक्सपीरियंस को लेने के लिए जो है लुत्फ उठाने के लिए लोग जहां पर जाते हैं, बोटिंग करते हैं पानी में, ठीक है, तो वो क्षेत्र है आपका सतरंगा क्षेत्र, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा, तीन बातें। सतरंगा क्या है? कोरबा में स्थित है, एक प्राकृतिक क्षेत्र है जो कि बांगो डैम का एक किनारा है, याद रखिएगा, वहीं पर सतरंगा स्थित है, ठीक है। और इसे जो है छत्तीसगढ़ का गोवा के तौर पर जो है बातें कही जाती हैं, ठीक है। अब भले ही आप गोवा से तुलना नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि हम छत्तीसगढ़ वाले हैं, हम पीछे नहीं रहते किसी बात में, ठीक है, तो हमने कहा है इसे छत्तीसगढ़ का गोवा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा बुका डैम, ठीक है, बुका बांध। तो याद रखिएगा बुका बांध की जब भी बात करते हैं ना, तो बुका बांध जो है इसके बारे में कहा जाता है कि ये छत्तीसगढ़ का जो है मॉरिशस कहलाता है, ठीक है, जैसे हमने उसको गोवा कहा था उसी प्रकार जो है आपका, ठीक है, मॉरिशस कहलाता है। मॉरिशस की खूबसूरती के तौर पर मॉरिशस को देखा जाता है ना। तो याद रखिएगा प्राकृतिक सुंदरता, एक प्रकार से आप ऐसा कह सकते हैं, बुका डैम जो है ना ये कोरबा के पास ही है, कोरबा में ही आता है, याद रखिएगा, बुका डैम वाला हिस्सा, और ये भी एक डैम है, ठीक है, बुका डैम भी एक आपका डैम है। तो यहाँ पर प्राकृतिक जो सुंदरता है, ठीक है, पहाड़ों के बीच में आपका पूरा का पूरा एक डैम स्थित है, और इसे जो है वही प्राकृतिक या पिकनिक स्पॉट्स के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। तो बुका डैम और दूसरा सतरंगा, ये ध्यान रखिएगा, पर्यटन के रूप में जो है इसे प्राकृतिक रूप से देखा जाता है, परंतु इसे जो है ना सरकार के द्वारा जो है हाईलाइट किया जा रहा है कि लोग जो है आकर्षित हो पर्यटन के क्षेत्र में। अब देखिए पर्यटन क्यों आकर्षित करने का एक मुख्य केंद्र है कि वहां के जो लोकल लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका बिजनेस, उनके रोजगार से ये पर्यटन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। वहां पर जो व्यक्ति काम कर रहा होता है उनके संबंध में कहीं ना कहीं उसकी रोजी रोटी जो है, रोजगार जो है वो सारा डेवलप होता है, ठीक है। उसी प्रकार समझिएगा कि आपका जो सतरंगा क्षेत्र है, आपका जो बुका डैम है, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से सरकार अगर उसे उन्नति करता है या बढ़ाता है तो लोग और ज्यादा आकर्षित होंगे, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा बुका डैम भी जो है एक प्राकृतिक क्षेत्र कहलाता है, जो कि पहाड़ों के मध्य घिरा हुआ एक डैम है, याद रखिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मॉरिशस कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा तुमान के बारे में याद रखिएगा। चलिए तुमान देखिएगा, तुमान क्या है, इससे पहले हम पहुंचते हैं तुमान तक, तो याद रखिएगा तुमान पहुंचने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि तुमान का क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा आप पाली पहुंचते हैं, पाली से जो है यहां से आप पहुंचेंगे पहले लाफागढ़, लाफागढ़ से आगे जाएंगे तो पहुंचेंगे चैतुरगढ़, चैतुरगढ़ से थोड़ा आगे जाएंगे तो आप पहुंचेंगे तुमान, ये क्षेत्र है तुमान का, ठीक है। मतलब पाली से निकलकर लाफागढ़, चैतुरगढ़ और फिर कहां पहुंचते हैं, तुमान के क्षेत्र में, ठीक है। तो तुमान जो है कलचुरियों का मुख्य क्षेत्र है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे अगर हम एक एक करके हम डिस्कस करें तो याद रखिएगा लाफागढ़ को जो है ना छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है, ठीक है, लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहते हैं, चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहते हैं, चित्तौड़, ठीक है, किला, याद रखिएगा। और उसी प्रकार चैतुरगढ़ को जो है छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं, ठीक है। और तुमान जो है ये कलचुरियों की पहली राजधानी रही है, जो कि मैंने आपको बताया था आपको अभी, कलचुरियों की पहली राजधानी। किसने बसाया था? कलिंगराज, ठीक है। कलिंगराज ने जो है 1000 ईस्वी में तुमान को अपनी राजधानी बनाई थी, याद रखिएगा, कलचुरियों के द्वारा, ठीक है। तो कलचुरियों ने पहली राजधानी बनाई थी किसको? छत्तीसगढ़ में तुमान क्षेत्र को बनाया था। और तुमान क्षेत्र के बारे में तीन बातें ध्यान रखिएगा। पहला कि यहाँ पर कौन कौन से मंदिरें हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कलिंगराज के बाद जो भी शासक आए हैं उन्होंने वहां पर एक मंदिर का स्थापना किया है। तो सामान्य तौर पर तीन मंदिरों के बारे में बहुत स्पेशली बताया जाता है, याद रखिएगा। एक है आपके बंकेश्वर शिव मंदिर, ठीक है,
बंकेश्वर शिव मंदिर, दूसरा है रत्नेश्वर शिव मंदिर, और चौथा है तीसरा है पृथ्वी देवेश्वर मंदिर। ठीक है, बंकेश्वर शिव मंदिर, रत्नेश्वर शिव मंदिर और उसके बाद पृथ्वी देवेश्वर मंदिर। ठीक है, ये तीन मंदिरों की बातें की जाती हैं जो कि कहां बनाया गया है, तुमाड़ क्षेत्र में। ठीक है, तो याद रखिएगा बंकेश्वर शिव मंदिर किसने बनाया है, तो बंकेश्वर शिव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसे जो है रत्नदेव प्रथम ने बनाया है, रत्नदेव प्रथम ने। ठीक है, जिसने रतनपुर को बसाया था, रत्नदेव प्रथम, याद रखिएगा उसी ने जो है बंकेश्वर शिव मंदिर बनाया है। ठीक है, उसी प्रकार जो है रत्नेश्वर महादेव मंदिर जो है, इसे भी जो है अब नाम ही है रत्नेश्वर, तो रत्नदेव प्रथम ने बनाया है, याद रखिएगा। ठीक है, और पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर को पृथ्वीदेव प्रथम ने बनवाया है। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम ने बनवाया है, याद रखिएगा। तो इसके संबंध में एक बात कही जाती है, याद रखिएगा, बंकेश्वर शिव मंदिर के जो चतुष्कीका होता है, चतुष्कीका मंडप समझते हैं, मंदिरों का जो एक मंडप होता है सामने की तरफ, उसमें पिलर्स लगते हैं। ठीक है, तो चतुष्कीका जो पिलर्स होते हैं, इसको बनाया था किसने, पृथ्वीदेव ने, पृथ्वीदेव प्रथम ने बनवाया था। इस बंकेश्वर मंदिर का निर्माण जब हुआ, उसके बाद जब पृथ्वीदेव का समय आता है, याद रखिएगा, इसने उसके चतुष्कीका को बनवाया था। चतुष्कीका मतलब फोर्थ पिलर। ठीक है, फ्रंट का देखिए मंदिर का, हाँ पिलर्स, आगे का जो मंडप होता है, देखिए क्या होता है, बहुत सारे मंदिरों के ना बहुत सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे उसका जो गर्भगृह होता है जहां पर भगवान होते हैं, ठीक है, उसका फ्रंट वाला जो पार्ट होता है उसको मंडप कहते हैं। ठीक है, जहां पर यज्ञ वज्ञ होता है, याद रखिएगा। तो वो उसका जो फोर्थ पिलर है चतुष्कीका जो उससे कहते हैं, उसका फोर्थ पिलर जिसपे वो डायमेंशन बनता है, उसको बनाया था पृथ्वीदेव प्रथम ने। ठीक है, हाँ ये बात ध्यान रखना है। तो ये रत्नदेव ने बनवाया है, ये भी रत्नदेव ने बनवाया है, ये पृथ्वीदेव ने बनवाया है। ठीक है, तो तुम्बाड़ में तीन मुख्य मंदिर हैं, जो कि दो रत्नदेव ने बनवाया है और एक आपका पृथ्वीदेव ने बनवाया है। ठीक है, तो तुम्बाड़ को याद रखिएगा। चलिए, तुम्बाड़ के बाद जो है आप पहुंचते कहां पर हैं, तो याद रखिएगा इसके बाद पहुंचते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और, तुम्बाड़ में कौन कौन शासन किया, तुम्बाड़ में शासन किसने किसने किया था, तो याद रखिएगा तीन शासकों ने शासन किया था। ठीक है, कलिंगराज आपको याद रखना है। ठीक है, कलिंगराज इसी ने तुम्बाड़ को राजधानी बनाई थी। ठीक है, दूसरे व्यक्ति याद रखिएगा कमलराज। ठीक है, कलिंगराज के बाद कौन आया था, कमलराज शासक बना था। इसके बाद तीसरा व्यक्ति था रत्नदेव प्रथम, और इसी ने फिर बाद में जो है रतनपुर को बसाया, या रतनपुर क्षेत्र को राजधानी बनाई थी। पहले शासन किया, ठीक है, उसके बाद गया था तुम्बाड़ से रतनपुर क्षेत्र में। ठीक है, तो तीन शासक थे यहाँ पर मुख्य रूप से शुरुआती समय में तुम्बाड़ के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, तुम्बाड़ क्षेत्र में सबसे पहला शासन करने वाला कलिंगराज है, उसके बाद कमलराज है, और उसके बाद रत्नदेव प्रथम जो है तुम्बाड़ के क्षेत्र में शासन करता है। ठीक है, तुम्बाड़ के बाद देखिएगा लाफागढ़ की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया आपको कि लाफागढ़ का जो क्षेत्र है ना, जब आप लाफागढ़ आते हैं, ये वाला जो लाफागढ़ है, इसको छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहते हैं। चित्तौड़ बेसिकली क्यों जाना जाता है, किलों के लिए जाना जाता है। चित्तौड़ एक्चुअल में कहां पर, राजस्थान में है। ठीक है, तो राजस्थान में कई किलों के लिए आप जानते हैं, राजाओं के कई किले हैं, बड़े बड़े किले। ठीक है, तो उन किलों के आधार पर जो है, देखिए किला क्या होता है, किला फोर्ट होता है, और सामान्य तौर पर राजा अपनी सुरक्षा के लिए ना किलाबंदी कराता था। ठीक है, किलाबंदी यानी कि पूरी तरीके से जो है प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा का पूरा घेरा, एक एक पूरा का पूरा महल को पूरा घेरा कर देना किलाबंदी कहलाता है। ठीक है, तो लाफागढ़ में जो है इस प्रकार के किले का घेराबंदी कराया गया था, और ये लाफागढ़ जो है ना, इसलिए इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का चित्तौड़। चित्तौड़ एक जगह का नाम है, जैसे हम कश्मीर बोलते हैं छत्तीसगढ़ का कश्मीर, तो कश्मीर तो एक जगह है, क्योंकि वो ठंडा है इसलिए कंपेयर करते हैं उसके साथ। जैसे शिमला, मेन पार्ट को हम कहते हैं छत्तीसगढ़ का शिमला, तो जो एक उपाधि है ना, एक तरीके से इसको क्या कहते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर किला है, चित्तौड़ में पूरे किले हैं। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा लाफागढ़ में जो है ना किलाबंदी कराई गई थी पृथ्वी देवेश्वर के द्वारा। ठीक है, पृथ्वीदेव जो है, याद रखिएगा, इसने किलाबंदी कराया था, पृथ्वीदेव ने, ध्यान रखिएगा, पृथ्वीदेव ने जो है इस क्षेत्र में किलाबंदी कराया था। ये आपको याद रखना है कि लाफागढ़ में पृथ्वीदेव ने जो है इसका किलाबंदी कराया, और किलाबंदी कराने के साथ साथ जो है इस क्षेत्र में तीन दरवाजे बनवाए गए थे। ठीक है, मतलब उस किले में जाने के लिए कितने दरवाजे हैं, तीन दरवाजे। इन तीनों दरवाजे का नाम याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसके प्रवेश के लिए जो तीन दरवाजे हैं,
लाफागढ़ प्रवेश द्वार में, एक है आपका मेनका द्वार, मेनका द्वार, ठीक है। दूसरा है आपका हुंकारा, हुंकारा द्वार, और तीसरा है आपका सिंह द्वार। लाफागढ़ के 3 द्वार ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा? मेनका द्वार, हुंकारा द्वार और सिंह द्वार, ठीक है। पृथ्वीदेव के समय यह बनाया गया था, याद रखिएगा। अब देखिए एक्चुअल में लाफागढ़ किसका हिस्सा है, मैंने आपको बताया था, अभी हम पढ़ रहे थे यहां पर, तो मैंने आपको बताया लाफागढ़ हिस्सा है पेंडाल उर्मी के पठार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो पेंडाल उर्मी के पठार को अगर आप देखेंगे ना, तो पूरा का पूरा जो हिस्सा है यहां से ऐसे बना हुआ, तो इस तरफ आएंगे तो देखिए जीपीएम है आपका, ठीक है। तो जीपीएम से होता हुआ लोरमी तक आपके मुंगेली तक जाता है, ठीक है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि पेंडाल उर्मी का पठार का विस्तार कहां से कहां तक है, तो कोरबा से लेकर जीपीएम, जीपीएम से लेकर मुंगेली तक, इस प्रकार से पूरा पहाड़ फैला हुआ है, ठीक है। तो उसी का एक पार्ट है आपका लाफागढ़, ठीक है। याद रखिएगा लाफागढ़ जो है पेंडाल उर्मी के पठार का ही एक भाग है, ठीक है। और इसकी हाइट काफी ज्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोरबा में सबसे हाइटेड प्लेस कौन सा है, तो आप बोलेंगे लाफागढ़। याद रखिएगा सबसे हाइटेड प्लेस है ये, ठीक है, लाफागढ़ के नाम पर जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 1048 मीटर, ठीक है। 1048 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। ये निस चट्टानों से बना हुआ है, यानी ये जो पूरा का पूरा पहाड़ है लाफागढ़ जो है, ये पूरा निस चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। आर्कियंस के बाद जो चट्टाने आती है, याद रखिएगा उसको बोलते हैं निस चट्टाने, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्रेनाइट और निस चट्टानों से बना हुआ लाफागढ़ की चट्टाने जो है, ये काफी मजबूत चट्टाने हैं, इसलिए टिका हुआ है, याद रखिएगा। वरना ये बना तो काफी पहले है ना। उसके बाद आज भी देखने को लाफागढ़ की जो चोटी है, क्षेत्र है, देखने को मिलता है, उसका कारण यही है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद पहुंचते हैं कहां पर, चैतुरगढ़ में, ठीक है। चैतुरगढ़ को जो है छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं, कश्मीर कहते हैं। तो समझिएगा छत्तीसगढ़ के कश्मीर के तौर पर इसे जाना जाता है। और याद रखिएगा इसको एक्चुअल में, जैसे कश्मीर को हम किस बात से देखते हैं, ठंडी के नाम से, ठीक है, ठंड है, बट यहाँ पर ठंड के साथ साथ जो है प्राकृतिक सुंदरता है, याद रखिएगा नेचुरल ब्यूटी जिसे कहते हैं। तो चैतुरगढ़ को उसकी सुंदरता के लिए जो है ना, इसे तुलना करते हैं कि छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहलाता है। तो याद रखिएगा जो छत्तीसगढ़ का काशी, छत्तीसगढ़ का शिमला, छत्तीसगढ़ का कश्मीर, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़, ये सब क्वेश्चन में आता है, ठीक है। और झटके से एक आध क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं। तो ये जो तुलना है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो चैतुरगढ़ को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का कश्मीर, ठीक है। अब देखिएगा छत्तीसगढ़ कश्मीर के तौर पर जो है यहीं पर जो है एक किला बनाया गया है, मतलब इसके ऊपर भी एक किला आपको देखने को मिलेगा। जैसे लाफागढ़ में एक किला है, ठीक है, किलाबंदी कराया गया है, वैसे ही चैतुरगढ़ में क्या मिलेगा आपको, एक किला मिलेगा, ठीक है। जैसे चैतुरगढ़ का किला कहते हैं, क्या देखिएगा चैतुरगढ़ का किला। हाँ, वो तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे ना, इस साइड लिख लेंगे, ठीक है। वहां पर अभी बहुत कुछ जानना होगा। कश्मीर तो आप याद रख लीजिएगा उसको, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत जितने भी पॉइंट आएंगे ना, तो कई पॉइंट ऐसे हैं, बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम लोग सभी पॉइंट को अगर यहाँ पर लिख देंगे ना, तो ये बोर्ड फिर नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, ठीक है। इसलिए बस ध्यान रखिएगा कि जो फैक्ट है वो फैक्ट तो याद कर लीजिएगा आप, फैक्ट को, ठीक है। लेकिन इसकी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है चैतुरगढ़ के बारे में, वो थोड़ा सा फोकस कीजिए, ठीक है। देखिए तो चैतुरगढ़ के अंतर्गत जो है ना इसका निर्माण किसने कराया था, ये याद रखिएगा। और इस किले का आधार क्या है, तो किला को बनाया गया था बहारेंद्र शाह के द्वारा। अभी हमने पढ़ा था बहारेंद्र शाह के बारे, ठीक है। किला को बनवाया था बहारेंद्र शाह ने 15वीं शताब्दी में, ठीक है। यानी बहारेंद्र शाह ने इसे 15वीं शताब्दी के समय बनवाया था, याद रखिएगा 15वीं शताब्दी के समय, ठीक है। और इस समय जो है ना एक व्यक्ति है, याद रखिएगा, अंग्रेजी ब्रिटिश अधिकारी थे जिसका नाम था वेंगलर, ठीक है। वेंगलर का नाम याद रखिएगा, मैं यहां पर इसे लिख रहा हूं, ठीक है। वेंगलर, इसने जो है ना इस किले के बारे में एक बात कही थी, याद रखिएगा, कि यह सबसे क्लिष्ट, क्लिष्ट मतलब कठिन, ठीक है, और अभेद किला है, अभेद किला। अभेद का मतलब इसे कोई जीत नहीं सकता, ठीक है। तो वेंगलर ने यह बात कही थी, याद रखिएगा, ब्रिटिश अधिकारी था, और इसने बोला था कि जो चैतुरगढ़ का किला है जो बहादुर शाह ने बनवाया है, और इसे जो है कोई जीत नहीं सकता, अभेद किला है, ठीक है, दुर्गम और अभेद किला। अब देखिएगा यहां पर जो है कौन कौन से मंदिर है, तो याद रखिएगा यहां पर भी एक मंदिर है, ठीक है। आपके चैतुरगढ़ में एक मंदिर है, याद रखिएगा, ये मंदिर है आपका
महिषासुर मर्दनी मंदिर, महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण कराया था किसने? कलिंगराज ने। ठीक है, तो चैतुरगढ़ के किला के पास याद रखिएगा, चैतुरगढ़ के क्षेत्र में आपके एक मंदिर का निर्माण कराया गया जिसे कहा जाता है महिषासुर मर्दनी मंदिर, और इसका निर्माण कराया था कलिंगराज के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका चैतुरगढ़ के बारे में। अब देखिएगा इसके बाद एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर एक गुफा भी है। ठीक है, इसी चैतुरगढ़ में एक गुफा है, उस गुफा का नाम याद रखिएगा, वो है आपका शंकर खोल गुफा। हाँ, शंकर खोल गुफा। ठीक है, शंकर खोल गुफा जो है आपके चैतुरगढ़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद आता है आपका कोसगई गढ़ के बारे में। ठीक है, तो कोसगई गढ़ जो है कहां पर है, तो याद रखिएगा हसदेव नदी के समीप जो है आपका कोसगई क्षेत्र आता है, इसे कोसगई गढ़ कहते हैं। ठीक है, कोसगई गढ़ के लिए एक बात याद रखिएगा कि जो कोसगई गढ़ है, ठीक है, ये बहारेंद्र शाह ने अपनी राजधानी बनाई थी इसे। ठीक है, बहारेंद्र शाह जो अभी आपने पढ़ा इसके बारे में, तो बहारेंद्र शाह ने इसे अपनी राजधानी बनाई थी। राजधानी बनाया किसने? बहारेंद्र शाह ने। ठीक है, कोसगई गढ़ को जो है बहारेंद्र शाह ने राजधानी बनाई, हसदेव नदी के समीप है याद रखिएगा, और यहीं पर जो है आपका पुटका पहाड़ है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, पुटका पहाड़। पुटका पहाड़ आपको याद होगा, इसी पुटका पहाड़ पे जो है बॉक्साइट का उत्पादन होता है, बॉक्साइट यहीं से निकलता है, पुटका पहाड़ क्षेत्र। ठीक है, अभी हमने जस्ट पढ़ा है इसको। ठीक है, तो पुटका पहाड़ के समीप है याद रखिएगा, बॉक्साइट के क्षेत्र में आपने लिखा भी होगा इसे, तो पुटका पहाड़ का क्षेत्र है यहाँ पर। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि इसके संबंध में छत्तीसगढ़ों में एक गढ़, ठीक है, यानी कि आपको पता होगा कोसगई गढ़ के लिए मैंने बताया था कि 4 गढ़ है, उन 4 गढ़ में आपका एक गढ़ है आपका कोसगई गढ़। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ का एक गढ़ भी है जिसको कल्याण शाह ने बनवाया था, कल्याण शाह ने बनवाया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कल्याण शाह के संबंध में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है ना, कोसगई के बारे में आप याद रखिए कि इसने राजधानी क्यों बनवाया था, तो एक डर से बनवाया था याद रखिएगा। कारण ये था कि रतनपुर क्षेत्र में कई बार जो है आक्रमण होने की आशंका बहुत बनी होती थी। ठीक है, ऐसे में इसने क्या किया, अपने पूरे खजाने को लेकर जो है कोसगई आ गया, और कोसगई में जो है खजांची का निर्माण करवाया और यही रहना चालू कर दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा बहारेंद्र शाह ने ऐसा किया था, इस क्षेत्र में किया था, कोरबा के क्षेत्र में आकर। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा 3 और मुख्य बातें याद रखिएगा। पहला कि पाली के क्षेत्र को याद रखिएगा। ठीक है, पाली क्षेत्र में तो पाली जो है ना आपका ये वाला हिस्सा पाली का है। ठीक है, और पाली में याद रखिएगा कि ये जो हिस्सा है पाली का, यहीं पर बाणवंशी शासकों का राजधानी था ये पाली। ठीक है, और इसमें जो है यहां पर एक शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था, किसके द्वारा? बाणवंशी शासकों के द्वारा। ठीक है, शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था, आज भी वर्तमान में ये मिलेगा आपको। ठीक है, आज भी आप जाएंगे ना सड़क के किनारे वाले हिस्सों पर, ये आपके पाली में नजर आता है शिव मंदिर का हिस्सा। ठीक है, और इसको जो है ना जब ये थोड़ा टूट फूट गया था तो इसका जीर्णोद्धार कराया गया था, रिनोवेट कराया गया था, तो जाजल देव के द्वारा जो है इसे रिनोवेट कराया गया था, ये याद रखिएगा, कलचुरी शासक के द्वारा। ठीक है, तो पाली में जो है ये मंदिर है आपका जाजल प्रथम देव, जाजल देव के द्वारा, जाजल देव प्रथम के द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया। जीर्णोद्धार का मतलब होता है रिनोवेट कराना। ठीक है, बनाया किसने था? बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने बनाया था, और फिर से वापस किसने बनाया? तो जाजलदेव प्रथम ने बनवाया था उसको वापस। ठीक है, तो याद रखिएगा पाली को जो है ना, पाली का क्षेत्र का नाम आप याद रखेंगे कि इसे जो है किस नाम जानते थे? तो झांझनगर के नाम से जानते थे। इसका प्राचीन नाम है झांझनगर। झांझनगर के नाम से जाना जाता था आपका पाली क्षेत्र। ठीक है, पाली याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद जो है ना आपको पहुंचना कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा इसके बाद जो है, और कई बार देखिएगा पाली से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो प्राचीन शिव मंदिर, प्रस्तर शिव मंदिर भी कहते हैं इसको, ये बनाया गया है। ठीक है, बाणवंशी शासक विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद देखिएगा आप पहुंचते हैं कंकेश्वर शिव मंदिर। ठीक है, तो देखिएगा कंकेश्वर शिव मंदिर जो है कोरबा में कनकी नामक स्थान पर है। ठीक है, कनकी नामक स्थान पर है, कनकी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसकी एक छोटी सी कहानी याद रखिएगा।
एक्चुअल में कंकेश्वर शिव मंदिर जो है ना, ये चावल के कनक, जो छोटे छोटे चावल के टुकड़े होते हैं, उनके आधार पर इनका नाम रखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कनकी जो है हसदेव नदी के तट पर, यहां पर कनकी का मेला लगता है, यानी महाशिवरात्रि का मेला, महाशिवरात्रि का मेला लगता है, याद रखिएगा, कनकेश्वर शिव मंदिर के क्षेत्र में। ठीक है, कोरबा के पास स्थित है, हसदेव नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी खास बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है ना ऐसा कहा जाता है, वहां की जनश्रुति है, याद रखिएगा, कि एक ग्वाला था, वो देखता था कि एक गाय जो है ना जाकर एक स्थान पर दूध चढ़ाता था अपने से। गाय जाती थी उस जगह पर, दूध चढ़ाती थी और चली जाती थी। ठीक है, वो संशय में हो गया कि मेरी गाय दूध क्यों नहीं देती है, या फिर उसके बारे में जानकारी लेता है कि वहां पर वो दूध क्यों चढ़ाने लगा। ठीक है, पहले वो पता करता था कि गाय दूध नहीं देती है क्यों, फिर धीरे धीरे उससे पता चला कि वो गाय जो है ना किसी क्षेत्र में जाकर दूध चढ़ा देता था। ठीक है, और उसके बाद जो है वो जाता है उसके पीछे पीछे, देखता है कि एक जगह पर पत्तों के क्षेत्र में जो है पूरे पत्ते उस जगह पर स्थित होते हैं। ठीक है, और वो जाकर क्या करता है, वहां पर लाठी से मार देता है, उस जगह पर जाकर लाठी से मार देता है। ठीक है, तो उसे ना कुछ चीजें टूटने की आवाज आती है। ठीक है, और देखता है चावल के दाने टूटे हुए पूरे। तो उस क्षेत्र में जो है एक शिवलिंग प्राप्त होता है, याद रखिएगा, शिवलिंग की जानकारी मिलती है, और वो चावल के टुकड़ों के जो कनक हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसके नाम पर यहाँ पर इनका नाम पड़ता है कंकेश्वर। ठीक है, तो कंकेश्वर शिव मंदिर कनकी नामक स्थान पर, याद रखिएगा, और ये शिव मंदिर जो है बहुत फेमस हुआ इस जगह पर। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं कह सकते, बट यहाँ पर चावल के दाने मिले हैं। ठीक है, अब जो जनश्रुति है उसी के आधार पर हम समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो याद रखिएगा, चावल के दानों के आधार पर जो है इसका नाम पड़ा है कनकी और कनकेश्वर शिव मंदिर। ठीक है, मां मड़वा रानी मंदिर। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपका जो है मड़वा रानी मंदिर जो है ना, इसी क्षेत्र पर है आपका, पहाड़ों पर मड़वा रानी मंदिर। ठीक है, मड़वा रानी मंदिर याद रखिएगा। इसके संबंध में बस एक बात ध्यान रखना है कि इसका नाम जो है मांडवी देवी मंदिर है, मांडवी देवी मंदिर। ठीक है, और यह जो है यहां पर एक पेड़ है जिसे कलमी पेड़ कहते हैं, कलमी पेड़ के नीचे स्थित है। ठीक है, कलमी पेड़ के नीचे माता का पूरा स्थापना हुआ है, याद रखिएगा यहाँ पर, और इस क्षेत्र को कहते हैं मड़वा रानी मंदिर क्षेत्र। फुटका पहाड़ क्षेत्र के आसपास का हिस्सा है ये, फुटका पहाड़, फुटका, हाँ, फुटका पहाड़ के क्षेत्र के पास का हिस्सा है, याद रखिएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर कलमी पेड़ के नीचे जो है इनकी स्थापना हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा जो है लास्ट देखिएगा कुदरमाल मेला। ठीक है, तो देखिए कुदरमाल मेला क्या है, याद रखिएगा, कुदरमाल जो क्षेत्र है ना आपका, वो ये आपका क्षेत्र है कुदरमाल। ये कुदरमाल जो है, इसको आपको याद रखना है, कुदरमाल जो क्षेत्र है, ठीक है, तो इसकी जो स्थापना की गई है ना गुरु मुक्तामणि के द्वारा। ठीक है, गुरु मुक्तामणि जिसे कहते हैं, या फिर चूड़ामणि साहब भी कहते हैं इनको। ठीक है, आपको जानकारी होगा, कबीर पंथ के तीर्थ स्थलों के रूप में से जाना जाता है। ठीक है, कबीर पंथ के तीर्थ स्थलों में, जैसे आपने कई बार देखा होगा सतनाम पंथ, कबीर पंथ, ऐसे कई स्थापना जो है हमारे यहाँ जो है चलता है। ठीक है, तो ऐसे में जो है कबीर पंथ के क्षेत्र में जो है चूड़ामणि साहब, चूड़ामणि साहब का मुख्य क्षेत्र है कुदरमाल क्षेत्र, याद रखिएगा, और यहाँ पर जो है कुदरमाल मेला लगता है। ठीक है, याद रखिएगा कुदरमाल मेला। ठीक है, इसके संबंध में यह कहा जाता है कि यह जो है मुख्य रूप से कबीर पंथ का तीर्थ स्थल है। ठीक है, यहाँ पर जो है माघ पूर्णिमा के समय महाशिवरात्रि का मेला लगता है। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिएगा, जो संत कबीर थे उनके शिष्यों में से एक शिष्य की समाधि भी यहीं पर है। ठीक है, संत जो कबीर थे उनके शिष्य थे, उन शिष्यों में से एक शिष्य की समाधि कुदरमाल क्षेत्र में स्थापित की गई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कोरबा के संबंध में ये उनके पर्यटन और उनके मुख्य क्षेत्रों के बारे में हो गया। अगर कुछ मुख्य क्षेत्रों की बात करें तो इसमें 3 क्षेत्र याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आपको याद रखना है कि दीपिका, ठीक है, ये मुख्य रूप से कोल एरिया है, कोल एरिया है। ठीक है, और इसके आसपास के क्षेत्रों को देखेंगे तो याद रखिएगा यहीं पर है आपका ये जमनापाली, नाम याद रखिएगा, जमनापाली क्षेत्र, और यहीं पर है आपका एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी क्षेत्र याद रखिएगा 1978 में स्थापित किया गया है। ठीक है, एनटीपीसी को जो है अगर हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले कहीं स्थापित किया गया है तो कोरबा में स्थापित किया गया, याद रखिएगा। हमारे यहाँ 3 एनटीपीसी है छत्तीसगढ़ में, एक कोरबा में, दूसरा बिलासपुर में, तीसरा रायगढ़ में। ठीक है, कोरबा में कब स्थापित किया गया, 1978 में,
बिलासपुर में 2002 में, और उसके बाद रायगढ़ में जो है 2014 में स्थापित किया गया है। क्या देखिएगा, ठीक है। एनटीपीसी या देखिएगा, ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बिजली उत्पादन करने का केंद्रीय क्षेत्र अधिकारिता के अंतर्गत आता ही है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, याद रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा बाल्को, बाल्को अभी आपके आबकारी आरक्षण में पूछा गया था, ठीक है, कि बाल्को में प्रोडक्शन कब से स्टार्ट किया गया। तो याद रखिएगा बाल्को की स्थापना हुई है 1965 में और प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है 68 में, ठीक है। बाल्को एल्युमिनियम कंपनी है, याद रखिएगा, बाक्साइड से एल्युमिनियम बनाती है, एल्युमिनियम पे काम करती है, एल्युमिनियम के लिए, ठीक है। भारत एल्युमिनियम कंपनी के नाम से इसका नाम पड़ा है बाल्को, भारत एल्युमिनियम कंपनी, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है आपका ये जो जगह है जमनापाली, उसी के पास याद रखिएगा सीपेट, ठीक है, सीपेट याद रखिएगा, जगह का नाम है, ठीक है, स्याही मुड़ा, ठीक है। फिर से दोहरा रहा हूं, स्याही मुड़ा जगह का नाम है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा। हाँ, सीपेट एक कंपनी है, ठीक है, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कंपनी है जिसका नाम है सीपेट, ठीक है। बेसिकली ये करता क्या है, ये प्लास्टिक इंजीनियरिंग करता है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये प्लास्टिक इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है, ठीक है। स्याही मुड़ा, स्याही मुड़ा क्षेत्र सीपेट, ठीक है। इसका जो पूरा काम है याद रखिएगा, ये प्लास्टिक इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है, और ये जो है ना आपके छत्तीसगढ़ में 2 है, ये दूसरे नंबर का है, याद रखिएगा। रायपुर आपके क्षेत्र है, वहां पर पहला, और उसके बाद दूसरा है आपका कोरबा में, ठीक है। तो कोरबा क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा बरपाली के क्षेत्र में यहां पर आएंगे, इससे बोलते हैं दोदरा ग्राम, दोदरो ग्राम, दोदरो ग्राम का नाम याद रखिएगा, ये बना है आपका एल्युमिनियम पार्क, एल्युमिनियम पार्क यहां बनाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। दोदरो ग्राम में एल्युमिनियम पार्क बनाया गया है, याद रखिएगा। और उसी दोदरो ग्राम, दोदरो ग्राम, ठीक है, दोदरो ग्राम, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा कि कोरबा के क्षेत्र में, ये जो आपका कोरबा क्षेत्र है, यहीं पर बनाया जा रहा है मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क, मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क, ठीक है, याद रखिएगा, मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क कोरबा में, हाँ, मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क, ठीक है। आगे पढ़ेंगे जब हम पार्क पढ़ेंगे ना, तो उसके अंतर्गत ये पढ़ेंगे अभी, ठीक है। फिलहाल केवल नाम याद रख लीजिए कि मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क जो है आपका बनाया जा रहा है कहां पर, कोरबा में, ये प्रस्तावित है अभी, ठीक है। बाकी अन्य क्षेत्रों की बात करें तो उसमें से एक क्षेत्र याद रखिएगा कटघोरा, ठीक है। तो हम पहुंचे थे कटघोरा के पास, कटघोरा में याद रखिएगा यहां पर लिथियम का भंडारण मिला है, लिथियम भंडारण क्षेत्र याद रखिएगा, ठीक है, लिथियम भंडारण क्षेत्र, ठीक है। अब देखिएगा अंतिम बिंदुओं में कि कोरबा के क्षेत्र में आपको 3 बातें याद रखना है, तो 3 बातों में आर्थिक क्षेत्र के रूप में मैंने आपको बताया, तो याद रखिएगा एससीसीएल है यहाँ पर, ठीक है, माइनिंग का काम करता है। उसी प्रकार आपका जो है बाक्साइड उत्पादन क्षेत्र भी है, पुटका पहाड़ क्षेत्र, केरता पहाड़, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा बाल्को है, एनटीपीसी है, दोदरो ग्राम में एल्युमिनियम पार्क बनाया गया है, ठीक है, सीपेट बनाया गया है शाही मुड़ा में, ठीक है। बांगो बांध के बारे में एक बात और याद रख लीजिएगा कि बांगो बांध में जो है ना, इसी पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है, ठीक है, हाइड्रो प्रोजेक्ट याद रखिएगा 1967 में स्टार्ट करके जो है 1994 में ये कंप्लीट हुआ है आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट। हाइड्रो प्रोजेक्ट में एक बांध बनाया गया है जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा रहा है, 120 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा बांगो बांध में, ठीक है, 120 मेगावाट। अभी आपके आबकारी आरक्षण में ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। तो हालांकि अभी हम क्या पूरा जिला पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, फिर पूरा डैम पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो पढ़ेंगे। तो जब सिंगल सिंगल पढ़ेंगे ना, तो ये आपके मेमोरी में रहेगा कि हमने बांगो बांध भी थोड़ा सा सुना हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा हमने बात किया लिथियम के बारे में, तो याद रखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ में लिथियम के भंडारण मिले हैं, वो कटघोरा में मिला है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा एक अंतिम बिंदु में आपको बता दूं मैं कि यहां पर मुख्य रूप से जो है जनजाति जो निवास करती है वो है आपका पहाड़ी कोरवा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ की मुख्य जनजाति जो है वो है आपकी पहाड़ी कोरवा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कोरबा क्षेत्र के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है, और बहुत कुछ इसे पढ़ने के लिए याद रखिएगा, काफी लंबा समय इसमें लगता है, लगभग 1.5 घंटे की क्लासेस में हम इसको कवर कर पाते हैं।
ठीक है, तो ये ज्यादा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि इसके पास फैक्ट भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मंदिरों के बारे में आपने देखा, प्राकृतिक क्षेत्र है, पुरातात्विक क्षेत्र है, कई ऐसे क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। फिर आर्थिक रूप से भी काफी ज्यादा विस्तृत है ये क्षेत्र। ठीक है, कोयला उत्पादन का क्षेत्र ही अगर आप कंपेयर करेंगे तो दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, कोरबा, ठीक है, मुकुंद घाट, ये सब इसी के आसपास आते हैं। तो लोकेशन पूरा यही का यही है। हरदी बाजार क्षेत्र तक जो है पूरा कोयला का उत्पादन होता है इसमें। ठीक है, इस तरफ आएंगे तो इस तरफ पूरा का पूरा मंदिरों का क्षेत्र कहलाता है। ये पूरा हिस्सा मंदिरों में आता है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा कि कोरबा को एक बार अच्छे से आप पढ़ पाए वापस। ठीक है।